आई एम रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं आकाश। नाज़रीन मोहतरम, आज का टॉपिक जो है खास है क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना क़याम में और तकरीबन 74 ईयर्स के बाद एक नया सिनेरियो हमारे सामने आके खड़ा हुआ, वो है सेकुलर के नाम से। हम उसको आप माशरे में प्रोनाउंस करते हैं सेकुलरिज्म के नाम से। बहुत सी चीजें हैं जो माशरे में आज चेंजिंग का सबब बन रही हैं। हमारी आवाम चाह रही है या आवाम पर उस चीजों को नाफिज किया जा रहा है। बहुत सी ऐसी सूरत हाल है जिनके दरपेश अगर मसाइल को देखें तो सेकुलरिज्म बढ़ता हुआ एक माशरा हमारे काफी सारी चीजों को इनफोर्सली चेंज कर रहा है या नहीं चेंज कर रहा। आज के हमारे टॉपिक का मकसद जो है, सबसे पहले टॉपिक के नाम को देखते हैं, वो है इस पाकिस्तान इज शिफ्टिंग फ्रॉम इस्लामिक रिपब्लिक टू अ सेक्युलर स्टेट। क्या पाकिस्तान जो है वो शिफ्ट हो रहा है इस्लामी जमहूरियत से सेकुलरिज्म की तरफ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सेकुलरिज्म क्या है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे और बात करेंगे मिनॉरिटीज के लिहाज से, और फिर हमारे जो रिलीजियस ग्रुप उनके बारे में बात करेंगे। ये भी बात करेंगे अगर वाकई यकीनन सेकुलरिज्म हो रहा है, कंट्री चेंज हो रही है, मुल्क में थोड़ी तब्दीली आ रही है, तो वो क्यों आ रही है और किस लिए नहीं आ रही। हमारे प्रोग्राम का मकसद हकीकतन ये नहीं है कि अपने तौर पे ये फाइनलाइज कर देना कि पाकिस्तान जो है वो चेंज हो चुका है या इसमें दूसरी चीजें आ रही हैं जैसे सेकुलरिज्म के नाम पर। हम सिर्फ एक राय के हमारे साथ यंग जनरेशन मौजूद है। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी माशरे में एक नौजवान नस्ल बड़ा एक किरदार अदा करती है। नौजवान नस्ल को अपने जो कंट्री होती है उसका असासा करार दिया जाता है। इसलिए आज के हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं नौजवान हमारे साथ मौजूद है। अमार अहमद यूसीपी से इनका ताल्लुक है और IIF के स्टूडेंट है। बड़ी गहरी नजर रहती है पाकिस्तान की चेंजिंग पॉलिटिक्स के ऊपर। अमार अहमद, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है फहद लतीफ, NDU इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है और पाकिस्तान का जो चेंजिंग एरा है उस पर काफी ये लिखते भी हैं और रोमांस टाइम में भी आप काम करते हैं। वेलकम टू द शो फहद। हमारे साथ मौजूद है तलाल मकबूल, जंग और दूसरे न्यूज़पेपर्स में भी ये लिखते हैं और पाकिस्तान के जो रिलीजियस ग्रुप हैं उन पर काफी ये लिखते रहते हैं और काफी नॉलेज है उसके बारे में। थैंक यू तलाल मकबूल के लिए। थैंक्स फॉर अमार, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा। एक्चुअली हम बात करते हैं जिस तरह से हमारा टॉपिक है सेकुलरिज्म के लिहाज से, सेकुलरिज्म क्या है। किसी भी चीज को बयान करने से पहले अगर उसका एक मतलब ले लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल के सेकुलर वर्ड क्या है, इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव वे में लेते हैं। आप इसको क्या देखते हैं, आपका एनालिसिस क्या है इसके ऊपर, जरा बताइएगा। जो मेरा एनालिसिस द वर्ड लिबरल और सेकुलर पे है उसमें ये है कि जब एक स्टेट ऑफ माइंड आपकी है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो जब किसी डिफरेंट ओपिनियन रखने वाले इंसान के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता नजर आता है, दैट इज अ सेकुलर माइंडसेट, दैट इज अ लिबरल माइंडसेट। तो हमारे यहाँ बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि हम लोग लिबरल और सेकुलर को बोलते हैं कि वो नॉन रिलीजियस होती है। नहीं, उनका सिर्फ मकसद ये होता है कि दे रिस्पेक्ट बोथ ऑफ ओपिनियंस। हर सोसाइटी के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। A secular and a liberal person always respects both of the aspects। ना वो दोनों एस्पेक्ट्स को रिस्पेक्ट करता है और उनकी इज्जत करता नजर आता है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने के बाद किसी को अज नहीं करता है कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू माने। सिर्फ गलत के बारे में गलत कहता है, सही को सही कहता है और वो हर किसी के ओपिनियन की इज्जत रखता है। दैट्स माय एनालिसिस ऑन द वर्ड सेकुलर एंड लिबरल। बात आप इस डेफिनेशन को किस लिहाज से देखते हैं, सेकुलर वर्ड को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक ओमान टाइम्स में भी हो जाता है, एक बाहर की दुनिया को भी टच करते हैं आप, बाहर के ममालिक को, तो इसको किस नजरिए से देखते? बिल्कुल, मैं अमार के साथ इस बात पे एग्री करूंगा कि आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट दो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरों पे फोर्स ना करो। अगर आप बेसिकली देखो सेकुलरिज्म या सेकुलर है क्या, तो मतलब सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स और स्टेट इंस्टीट्यूशंस। अगर एक स्टेट है, स्टेट को हम क्या कहते हैं, हम माँ कहते हैं। मतलब स्टेट मतलब हम लोग उसको माँ कहते हैं। आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देख लो कि स्टेट जो एक एक्टर है, मतलब उससे सुपीरियर कोई एक्टर है नहीं। तो अगर आप स्टेट को एक डेफिनेट रिलीजन दे देते हो तो उसके अंदर जो दूसरे माइनॉरिटीज हैं या कोई भी है तो वो कहाँ जाएंगे। तो बिल्कुल मैं अमार की उस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि आप दूसरे के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना मतलब जरूरी नहीं है हम ये चीज हम लोग इस कॉनोटेशन को हम लोग स्पेसिफिकली रिलीजन के साथ जोड़ लेते हैं पाकिस्तान में खुसूसन कि सेकुलरिज्म का जो ताल्लुक है वो बिल्कुल रिलीजन के साथ है। ऐसा नहीं है। अगर आप लिबरलिज्म आपने पढ़ी होगी, हम सबने पढ़ी हुई, लिबरलिज्म क्या है हम सबने पढ़ा होगा, सेकुलरिज्म क्या है।
तो बिल्कुल मैं अमार के साथ एग्री करूंगा कि सेक्युलरिज्म का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप मतलब लादीन हो जाते हो या आप मतलब दीन के अगेंस्ट जा रहे हो स्टेट में। तलाल, आप बताइए तो ये कि मेरा रिलीजियस पॉइंट है। ग्रुप के बारे में बड़ी नॉलेज है आपको, आप उस बारे में काफी सारा काम भी कर रहे हैं, तो रिलीजियस ग्रुप आपकी तरफ से फिर दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो सेक्युलरिज्म का मतलब, और दूसरी ये कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसको ज्यादा नेगेटिव वे में क्यों लिया जाता है? जी बहुत शुक्रिया। असल में वकास, सेक्युलरिज्म मेरी नजर में तो एक टॉलरेंस है असल में, कि जो एक इंसान बाकी मुसलमानों को या कोई भी ऐसा रिलीजन है उसके अंदर टॉलरेंस पैदा करती है कि वो दूसरे रिलीजन को समझे और दूसरे रिलीजन के लोगों की रिस्पेक्ट करे। शायद अगर सेक्युलरिज्म ना होता तो दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म ज्यादा फैलती और जो टॉलरेंस है दूसरे रिलीजन की तरफ वो कम होता। और दूसरा जो आपने सवाल उठाया कि जो रिलीजियस पार्टीज हैं वो सेक्युलरिज्म को इतना अपोज क्यों करती हैं। देखिए, रिलीजियस पार्टी ज्यादातर इसलिए अपोज करती हैं क्योंकि सेक्युलरिज्म एक तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं दूसरे रिलीजन के अंदर जो मुसलमान अपने रिलीजन के अंदर टॉलरेबल नहीं है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं जो गे राइट मूवमेंट्स हैं वो पाकिस्तान नहीं चल सकती। वैसे जो लिक्वर की हम लोगों की मूवमेंट चली, जो कहते हैं शराब को लीगल करें, ड्रग्स को लीगल करें, कुछ रिलीजन के अंदर है वो वही चीज वो पाकिस्तान के अंदर नहीं चल सकती। तो उसके जो ऑपरेशन के अंदर हमारे मुल्क के अंदर जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको हम फार राइटिस्ट कहते हैं, इस्लामी तंजीमें कहते हैं, वो जब निकलती हैं तो वो उनके खिलाफ ही निकलती हैं। और जो उनका वो सेक्युलरिज्म से इसलिए भी भागते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि ये जो है ये एक वेव आ रही है मॉडर्नाइजेशन की पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान की यूथ को तबाह करेगा। उसके अंदर जिस तरह के हम जो एंटी वेस्ट सेंटीमेंट्स जिसको हम कहते हैं वो भी पैदा हो जाते हैं हमारी राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, जिसकी वजह से वो अपोज करती हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामी मुल्क जो पाकिस्तान है उसके अंदर वेस्ट के कोई के चले यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसको एक लेते हैं पाकिस्तान के नजरिए में, तो आगे चल के हम बात करेंगे कि कायदे आजम की आइडियोलॉजी क्या थी और दूसरे नजरिए। जब हम सबसे पहले पाकिस्तान को डिफाइन करते हैं, उसको हम आप क्या समझते हैं, आप हमारी इस चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं कि जो पाकिस्तान एक स्टेट है वो एक मुस्लिम स्टेट है या मुसलमानों के लिए स्टेट है? इंडिपेंडेंस से पहले आजादी से पहले से ये सवाल उठता है कि मुसलमान जो हैं उनके लिए बनी है। अब एक मैं अपना एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जो सेकुलर ग्रुप है ना हमारी सोसाइटी के अंदर दो ग्रुप्स हैं। इस पाकिस्तान मॉडर्न पाकिस्तान में दो ग्रुप सिस्टम प्रिवेल करते हैं। एक है जी हमारे मुस्लिम इस्लामिक ग्रुप है, एक सेकुलर ग्रुप है। सेकुलर ग्रुप का कहना यह है कि पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि मुसलमानों के लिए सेपरेट एक लैब हो जहां पे अपने इस्लाम को प्रैक्टिस कर, नहीं सिर्फ एक कुछ स्पेसिफिक एरियाज के अंदर मेजोरिटी मुस्लिम थी, उनके मसाइल को, उनके इकोनॉमिक मसलों के हल के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था। तो वो ये कहते हैं कि मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए पाकिस्तान है, किसी मजहब के नाम पे नहीं बनाया गया। तो पाकिस्तान को सेकुलर ग्रुप ऑफ माइंडसेट जो है वो ये कहता है कि जो पाकिस्तान है इट्स जस्ट बेस्ड ऑन सम मतलब किसी कॉन्फ्लिक्ट के बिहाफ भी कंट्री बनाया गया था कि उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को हम खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल हम लोगों ने। लेकिन इस्लामिक ग्रुप कहता है कि ये बिल्कुल इस्लाम के नाम पे बना है और इसी का एक नैरेटिव नजर आता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह जो नैरेटिव है वो इस्लामिक ग्रुप ऑफ पीपल लेके चलते हैं। तो मेरा इसमें यही है कि पाकिस्तान जो है मेरा पॉइंट तो वही है कि मेरा पॉइंट तो वही जो इस्लाम। तलाल, आप क्या समझते हैं कि ये एक मुस्लिम स्टेट है या मुसलमानों के लिए स्टेट है? बिल्कुल बात करूंगा कि पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों के लिए बनाया गया था। अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सेकुलर स्टेट ही बनानी होती तो शायद वो इंडिया के अंदर ही रहते थे और वहां पे मुज़ाकरात कर लेते, जिसके अंदर काफी, अगर हम इंडिया की कुछ किताबें पढ़ें, जैसे मेरे पास इस वक्त एरा ऑफ डार्कनेस पढ़ी हुई है शफीक करूर साहब की, उसके अंदर भी वो यही, अगर हम उनकी किताबें पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कायदे आज़म भी एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे। लेकिन असल में जो ऑपरेशन मुसलमानों को वहां पे फेस करने को मिला इंडिया के अंदर वो हम लोगों की हम सबको पता है, और उसकी वजह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लाजमी हो गया था कि पाकिस्तान बनाना पड़ेगा। और इसके अंदर सबसे बड़ी दलील ये हमें मिलती है कि जिस वक्त पाकिस्तान बना था तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले कहा था कि पाकिस्तान के अंदर एक मुस्लिम बैंक कायम किया जाए। तो अगर ये एक सेकुलर स्टेट होती या एक स्टेट फॉर मुस्लिम्स होती तो शायद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये ना कहते कि सबसे पहले मुस्लिम बैंक बनाया जाए, तो इस्लामी नजरिए से चले। फहद, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैं इस चीज से डिसएग्री करना चाहूंगा। पाकिस्तान जो है वो एक स्टेट बन की है सिर्फ मुसलमानों के लिए। आप देखो, जब आजादी से पहले या आजादी के जब हमारा प्रोसेस चल रहा था तो कायदे आज़म कौन थे दोस्त? कायदे आज़म के साथ कौन से थे? कायदे आज़म के साथ जोगिंदर नाथ बंदल थे जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने। वो हिंदू दलित कम्युनिटी से ताल्लुक करते थे। अछूत आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जो हिंदू जिनको सबसे लोएस्ट कास्ट कंसिडर करते हैं, वो यहाँ पे पहले हमारे लॉ मिनिस्टर बने। डॉक्टर जफर जो थे वो हमारे पहले वो बने
पहले फॉरेन मिनिस्टर बने, वो अहमदी थे, जो भी थे वो, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि अगर एक सेकंड, तो आप ये किस तरह से कह सकते हो कि अगर पाकिस्तान जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बनाना था कायदे-ए-आज़म ने, तो उन्होंने फिर ऐसी मेन पोस्ट पे मुसलमानों को क्यों नहीं वो हायर किया या उनको क्यों नहीं लगाया? मुझे ये चीज नहीं समझ आई। तो आई वुड से कि पाकिस्तान जो है ठीक है, मतलब आपने इस्लाम के नाम पे लिया, आपको एक लैब चाहिए थी, आप चाहते थे आप प्रैक्टिस करो, आप हिंदुओं के ऑपरेशन से आप निकलना चाहते थे, आप निकल आए। कायदे-ए-आज़म जब आए, कायदे-ए-आज़म ने रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाम रखा। हमने पहला कॉन्स्टिट्यूशन पास किया, उसके बाद हमने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वो कर दिया, हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ले आए। मतलब आप अब देखो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी इतनी एज सच कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है, बट हमने किया क्योंकि हम ये चीज इम्पोज करना चाहते थे। तो मतलब मैं इस चीज से डिसएग्री करूंगा कि जो पाकिस्तान है ये मतलब ये सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया गया था, मुसलमानों के लिए नहीं बनाया गया था। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं था? Vikas, I would love to add something to Fahad's You point. can, you have the floor. करना चाहूँगा। Okay. जो फाद बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इज नॉट अ स्टेट फॉर मुस्लिम्स, इट इज जस्ट अ स्टेट, और इसके अंदर शुरू से ही उन्होंने डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग ऐड किए। तो उस तक हम ये कहेंगे कि हमारे जो जनरल थे पहले आर्मी के, वो भी नॉन मुस्लिम थे। फिर हमारे पास तब तक अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तब तक हमारे पास वो स्टेट के उस ओहदे के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पूरा उतरता था हमारे लोगों का, इसलिए हमारे पास वो स्टेट नहीं थी उसके लिए। कायदे आजम के खुद के अल्फाज हैं। अब देखिए ना, सबसे बड़ा इशू यही है, अब नोट बिंग के कायदे आजम के जो आखिरी अल्फाज थे अपने दो डॉक्टर्स को, जब वो बिस्तरे मर्ग पे हैं, जब उनको सवाल क्या कहते हैं ज़ियारत से लाया गया कोयटा से, फिर वो कराची आए जी, कराची में उनकी एम्बुलेंस खराब हुई, उनको गवर्नर जनरल अस्पताल लाया गया, मतलब यहाँ पे गवर्नर जनरल हाउस लाया गया। वहाँ पे उनके जो दो आखिरी डॉक्टर थे, डॉक्टर अली रजा थे और एक जनरल थे मेरे ख्याल में, तो उन डॉक्टर्स को उनके जो अल्फाज थे वो यही थे कि पाकिस्तान फिजान नबी है, पाकिस्तान फिजान नबी से बना है, पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए नहीं है। इट वाज अ स्टेट ओरिएंटेड फॉर जस्ट मुस्लिम्स ना, जहां मुस्लिम प्रैक्टिस कर सके। लेकिन जब बाद में अकलियतें भी थी, क्योंकि जहां पे अक्सरियतें हैं वो तो फिर वहां पे अकलियत भी थी, हर ग्रुप में, हर जगह पे जहां पे हमारी जो हमें जगह दी जा रही थी वहां पे अकलियत भी थी। तो दैट्स ऑल। आप इसमें ऐड करना चाहेंगे तो आप कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? नहीं, आई टोटली एग्री विद हमार के, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि उस टाइम पे जो उन्होंने बात की कि हमारे जो लॉ मिनिस्टर्स वगैरह थे वो नॉन मुस्लिम थे, तो उस टाइम पे जो मुस्लिम ऑपरेशन है कि आ रहे थे वहां से, तो उन हालात के अंदर मुसलमान उस तरह से ग्रो नहीं कर सके जिस तरह उनको ग्रो करना चाहिए था। जिस वक्त पाकिस्तान बना था हमारे पास कुछ भी नहीं था ना, हमारे पास टाइपराइटर्स थे, हमारे जो ऑफिस थे, हमारे जो रिकॉर्ड्स थे वो सारे इंडियन तबाह करके चले गए थे। उसके बाद उन्होंने बात की कि एक निकाला जाता है कि पॉइंट की जी, यू आर फ्री टू गो टू योर टेंपल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द स्टेट। ये तो इस्लाम भी इजाजत देता है माइनॉरिटीज को कि वो किसी मुल्क के अंदर, चाहे वो इस्लामी मुल्क है, तो उसके अंदर भी जो हमारे मुल्क की अक़लियतें हैं वो अपना रिलीजन वहां पे परस्यू कर सकती हैं। और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी ये चाहते थे कि एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इसके अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, वो सारे वहां पे इजीली वहां पे अपनी वर्शिप करें, वहां पे जो अपना उन्होंने रिलीजन है वो वहां पे परस्यू करें, वो वाले हालात ना हो जैसे इंडिया के अंदर मुसलमान सहके हैं। ठीक है, कुछ ऐड करना है फहद? हाँ बिल्कुल, मैं एक सवाल करना चाहूंगा। मतलब आप अगर पहले, मेरा एक सिंपल ये सवाल है कि आप लोगों को ये नहीं लगता कि माइनॉरिटीज जो यहाँ पे पाकिस्तान में हैं वो एज अ सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट की जाती है? क्योंकि अगर आप देखो, आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, कायदे-ए-आज़म ने खुद कहा था कि स्टेट डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद रिलीजन। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब है? आप बेशक उन 4 लाइनों का, मतलब इसका क्या मतलब है? आप बेशक उन 4 लाइनों का कह रहे थे अमार, लेकिन आप इस लास्ट लाइन को भूल गए कि स्टेट का कोई ताल्लुक नहीं है। कायदे-ए-आज़म, ये भी कायदे-ए-आज़म के अल्फाज हैं, कायदे-ए-आज़म ने खुद कहा है कि स्टेट का रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपने उसके बाद फिर ये शिट भी लगा दी कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का जो ओहदा होगा वो नॉन मुस्लिम नहीं ले सकता। तो मतलब मेरा आपसे ये सवाल है बेसिकली कि बेसिकली ये सवाल है कि आपको ये नहीं लगता कि जो माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान में वो एज अ सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट की जाती है? देखिए, एक सेकंड फहद, आप सेकंड क्लास की बात कर रहे हो, जो माइनॉरिटीज को अगर ट्रीट करने की बात की जा रही है,
वो आज हम कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको सेकंड क्लास ट्रीट करने के लिए कहा गया है? अगर इस क्वेश्चन को हम रेज कर दें यहाँ पर। नहीं मैं इसमें ऐड करना मेरा बेसिकली, हाँ जी बोले। जी बोले फहद, आप अपनी बात कंप्लीट हाँ, करें। आप कंटिन्यू करें। नहीं अवकाश, मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर यहाँ पे बैठ के मैं सवाल करूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं ये नहीं लिखा होता कि फर्स्ट क्लास सिटीजन कौन है, सेकंड क्लास सिटीजन कौन है, थर्ड क्लास सिटीजन कौन है। जी बिल्कुल। हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो ये चीजें, आप देखो हमारी जो पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? हमारी पार्लियामेंट ने बनाया है। हमारे 1973 में कानून पास हुआ, हमारी जो आया ऑर्डिनेंस एक्सेस आया, जो सब कुछ हुआ, एमडीज वगैरह को सारों को उनका कादियानी को सारा नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया, उनको मतलब आउटकास्ट कह दिया गया, सब कुछ कह दिया गया। तो इसके बाद आपको यही लगता कि वो एज अ सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट होते हैं पाकिस्तान में? क्योंकि अगर आप देखो कि अगर कोई अगर लेट मी कंप्लीट प्लीज, अगर कोई हिंदू है, वो चाहे जितना मर्जी पेट्रियोटिक हो, चाहे जितना मर्जी मुहिब्बुल वतन हो, जो मर्जी कर ले पाकिस्तान के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे वो पीएम नहीं बन सकता, वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। आप ये कहना चाह रहे हो जो इस्लामिक स्टेट थी वो सिर्फ पाकिस्तान जो था वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए बना, आप ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल, सिर्फ मुसलमानों के लिए बना। ठीक है। तलाल, मैं आपकी तरफ आऊंगा, फिर उसके बाद अमार मैं आपके पास आता हूँ। सिर्फ एक मिनट, सिर्फ मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं इसकी चीज में कंक्लूड कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं, आपसे ही मैं कर रहा हूँ। अगर जिस तरह बात कह रहे हैं कि टोटली जो है वो पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम्स के लिए बने, लेकिन जब हम कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स पढ़ते हैं तो उसमें मेंशन किया गया मिनॉरिटीज को, तो उसके हवाले से थोड़ी हाईलाइट दे दीजिएगा अमार के मिनॉरिटीज। एक मिनट, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम बात किस किस्म के माइंडसेट के इंसान के साथ कर रहे हैं। आई डोंट नो कि फहद का क्या माइंडसेट है। इज फहद अ सेक्युलर पर्सन और इज ऑन द साइड ऑफ इस्लामिक ग्रुप ऑफ पीपल? मुझे ये पता नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूं फहद के पॉइंट ऑफ व्यू से। फहद ने पहले कहा कि पाकिस्तान इज जस्ट अ स्टेट, वो कोई मुस्लिम्स के लिए स्टेट नहीं है। अभी फहद कह रहे हैं कि मुस्लिम्स के लिए स्टेट है। शुरू में उन्होंने नहीं कहा था। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था मुस्लिम्स के लिए स्टेट नहीं है, मैंने ये कहा है कि मुस्लिम्स के लिए ही स्टेट बनी है। अच्छा, अब मुझे आर यू बीइंग सेक्युलर? यस आई एम। ठीक है, मैं यहाँ पर देखो एक सेकंड, यहाँ पर कोई सेक्युलर नहीं बैठा, कोई वो नहीं बैठा। हमने ये सिर्फ टॉक हो रही है एक पॉइंट ऑफ व्यू पे ले जाने के लिए, तो इसको ये ना कि आप सेक्युलर हैं या आप सेक्युलर नहीं है। देखें, नॉट हियर जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट। देखें, अब पहले मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, पाकिस्तान जो था वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए बना, अब ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल, सिर्फ मुसलमानों के लिए बना। ठीक है। तलाल, मैं आपकी तरफ आऊंगा, फिर उसके बाद अमार मैं आपके पास आता हूँ। सिर्फ एक मिनट, सिर्फ मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। मैं इसकी चीज में कंक्लूड कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ क्वेश्चन कर लूं, आपसे ही मैं कर रहा हूँ। अगर जिस तरह बात कह रहे हैं कि टोटली जो है वो पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम्स के लिए बने, लेकिन जब हम कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स पढ़ते हैं तो उसमें मेंशन किया गया मिनॉरिटीज को, तो उसके हवाले से थोड़ी हाईलाइट दे दीजिएगा अमार के मिनॉरिटीज। एक मिनट, पहले बताएं कि हमारे पुराने दौर में जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, स्पेन, अंदलस की हम बात कर लेते हैं। इट वाज एन इस्लामिक स्टेट, और उससे बढ़ के आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन है ना, जो पूरी दुनिया ने आज तहजीब सीखी है, सिविलाइजेशन सीखी है, वो सारी की सारी अंदर और स्पेन से सीखी है। वहां पर भी एट टाइम्स यहूदी और ईसाई रहते थे इकट्ठे, लेकिन आज तक कभी वहां ऐसा कत्ल नहीं हुआ था कि किसी ऐसे यहूदी का कत्ल नहीं हुआ था ईसाई का कि आप ईसाई हैं, और ईसाई ने कभी कत्ल नहीं किया था यहूदी का कि आप यहूदी क्यों हैं। ये तो जो 4 नुकात जो कायदे आज़म ने अपने 11 अगस्त की स्पीचेस में किए थे, सबसे बड़ा अलमिया ये है। बीबीसी वाज ट्राइंग टू, कहते हैं उनकी पूरी स्पीच को निकलवाना चाह रही थी, उनकी पूरी स्पीच को 11 अगस्त को। उनकी स्पीचेस के वर्ड्स ही गायब हैं। उनकी धांधली तो शुरू से होती है ये स्टेट के अंदर, शुरू से हमारे अंदर गलत फहमियां जनरेट की गई हैं। हमारे पास कंटेंट ही पूरा नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे कर सकते हैं? इतनी गलत फहमियां जनरेट कर दी लोगों के अंदर। कायदे आज़म को वो दिखाए नहीं गए वो जो थे, हमें कायदे आज़म को बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट दिखाया गया। हमारे पास कायदे आज़म की पूरी स्पीच ही नहीं है। कोई भी स्टेट अपने किसी भी फाउंडर की स्पीच निकाल के देख सकती है, हमारे पास स्पीचेस नहीं है अपने फाउंडर्स की। हम देख नहीं सकते उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, उनका विजन क्या था। और आगे चल के मैं बात करूंगा, क्योंकि अभी बात बहुत बढ़ जाएगी। आई हैव अ लॉट टू से अबाउट दिस थिंग कि इस पाकिस्तान इस्लामिक और सेक्युलर स्टेट। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान जो है वो नैरेटिव मुसलमानों का था, और इस बात को मैं फिर लेके चलूंगा कि
फिर लेके चलूंगा, जो उन्होंने कहा कि आप अपने फ्री हैं टेम्पल्स पे जाने के लिए, मस्जिदों में जाने के लिए, वो सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि हमारे इस्लाम देता इजाजत थी। खिलाफत उस्मानिया में क्या था, हजरत उमर के दौर में क्या था, सेम चीज थी। उन्होंने उन्होंने किसी को जबर नहीं किया, इस्लाम में जबर है ही नहीं, फोर्स इस्लाम में है ही नहीं। तलाल, मैं आपकी तरफ आऊंगा, एक कंक्लूजन वर्ड्स दे दीजिएगा, एक कंक्लूजन सेंटेंस दे दीजिएगा, इस चीज को कंक्लूड कर दें, क्या कहना चाहते जी, मैं दोनों के साथ इत्तेफाक करता हूँ वैसे इस बात के ऊपर भी। लेकिन है देखें, जो मसला जो बात कर रहे हैं फहद भाई, वो भी एक उनके हद तक से नहीं, अगर उनके नजरिए के मुताबिक हुआ ठीक है पाकिस्तान बीइंग अ सेक्युलर, और वो जो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी सप्रेस हो रहे हैं, वो कुछ हद तक हो रहे हैं, लेकिन उसका पाकिस्तान का सेक्युलर होने या नॉन सेक्युलर होने से भी ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। वो हम वायलेशन कर सकते हैं उसकी ह्यूमन राइट के अंदर। जो कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत दे रहा है उनको, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत दे रहे हैं कि एक सिख है, एक हिंदू है, एक क्रिश्चियन है, एक एग्नोस्टिक है या एक एथियस्ट है, वो जाके जो मर्जी जॉब करे। कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत दे रहा है, पहले आप ये क्लियर हो। कॉन्स्टिट्यूशन अगर इजाजत दे रहा है लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रही, तो वो एक वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट में आएगा। क्योंकि वकास आप भी ह्यूमन राइट के ऊपर काफी नजर रखते हैं, तो ये आपको भी पता होगा कि भाई जो चीजें आती है ह्यूमन राइट के अंडर आ जाती है, ये वायलेशन ऑफ द लॉ आ जाएगी पाकिस्तान में। लेकिन इसका ताल्लुक पाकिस्तान का सेक्युलर या नॉन सेक्युलर होने से नहीं है। सेक्युलर तो इस तरह पे हिंदू इंडिया भी सेक्युलर है, लेकिन वहां पे भी देख लें, इंडिया तो क्लेम भी करता है कि मैं सेक्युलर मुल्क हूँ, लेकिन फिर भी वहां पे देख लें किस तरह आरएसएस जैसी आइडियोलॉजीज मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रही हैं। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। अमार, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सेक्युलरिज्म और रेसिज्म दो अलग अलग चीजें नहीं है? क्योंकि अगर आप देखो सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिकली सेक्युलरिज्म इज बेसिकली कनेक्टेड टू रिलीजन। आई थिंक सेक्युलरिज्म एंड रेसिज्म आर एक्जेक्टली बोथ, यस दे आर एक्सट्रीमली ऑपोजिट एस्पेक्ट्स। लेकिन बाद में सिर्फ आपकी मिनोरिटी वाले एक चीज को लेके चल रहा हूँ, सिर्फ मिनोरिटीज को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि यूएसए क्लेम करता है कि इट इज अ सेक्युलर स्टेट। सब पूरा यूरोप और पूरा हमारा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्लेम करते हैं कि दे आर सेक्युलर। द वर्ल्ड इज इवेंचुअली द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स सेक्युलरिज्म। दुनिया जा रही है। आज को बंदा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के बात करता हुआ पाया जाता है, उसको बड़ा लानतान किया जाता है हमारी स्टडी के अंदर। सेक्युलर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू वाले को लानतान नहीं किया जाता, सॉरी टू से, बट एक पर्सपेक्टिव है जिसमें हमने स्टार्ट में भी बात सेक्युलर, आई थिंक सो कि वो किस नजरिए से बात कर रहा है और किस तरह से लेके बात कर रहा है उस पर। आई थिंक वी शुड कीप ऑन अवर फोकस ऑन अवर टॉपिक्स। सो हम बात करते हैं फाद, एक एंटी वेस्ट सेंटिमेंट जो है वो रेस किया जाता है पाकिस्तान में काफी सारे ग्रुप्स की जानिब से। हम यहूदी लॉबी बार बार कहते हैं और बहुत सी चीजें हैं जिनको हम क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान में। ऐसा क्यों है? आपकी क्या नजर है इस पर, क्या आपका एनालिसिस है इस क्वेश्चन से? देखिए, एंटी वेस्ट सेंटिमेंट्स जो हैं वो अब से नहीं है। मतलब अगर आप हिस्टोरिकली देखो, पाकिस्तान आजाद हुआ, हम लोग पहले यूएसएसआर की तरफ टेल टोए थे, बट हमने अमेरिकन कैंप ज्वाइन किया। हमें जैसे 1965 की वॉर रही, हम लोग पहले यूएसएसआर की तरफ टेल टोए थे, बट हमने अमेरिकन कैंप ज्वाइन किया। हमें जैसे 1965 की वॉर रही, अमेरिका हमें छोड़ के चला गया। 1971 की वॉर हुई, अफगान वॉर हुई, उसके बाद अमेरिका हमें दोबारा छोड़ के चला गया। हमारे ऊपर प्रेसलर की जो थी, प्रेसलर एक्ट था 1978 था, एक ऐसे 79 था, वो आया। हम लोगों का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिरेल होने वाला था, नहीं हुआ, बच गया। 1999 में अमेरिकन हम पे फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाई। उसके बाद 2001 में जब वो अफगानिस्तान में आया, तब हमसे सपोर्ट चाहिए उसने। उसके बाद डू मोर सारा, मतलब आप अगर अमेरिका की बात करते हो तो आप वेस्ट की भी बात करते हो, क्योंकि नेटो उसके साथ था। आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका अकेले प्रेशराइज कर रहा था पाकिस्तान को, या नेटो अकेले कर रहा था। पूरा यूरोप था, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड था। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप इसको अगर स्पेसिफिकली सेक्युलरिज्म या यहूदी लॉबी में देखो, तो यहूदी लॉबी का नारा किसकी तरफ लगाया जाता है? बेसिकली हमारी जो इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से। अब ये बात तो आपको भी अच्छे तरीके से पता है, ये बात मुझे भी अच्छे तरीके से पता है कि हम लोगों की जो आवाम है वो रिलीजियसली बहुत ट्रिगर हो जाती है। हम लोग दीन के नाम पे मार भी देते हैं, हम दीन के नाम पे वोट भी देते हैं। टीएलपी की मिसाल आपके सामने है। उनकी कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं है, उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं था। उनका क्या था मैनिफेस्टो? उनका था कि भाई दीन की सरबुलंदी, ठीक है। और हमारी आवाम ने उनको वोट दिए। सिंध में उन्होंने सीटें जीती, पंजाब में उन्होंने सीटें जीती। उनके पास पब्लिक सपोर्ट है। तो आप, मौलाना फजल रहमान बड़े मशहूर थे, उन्होंने कहा था कि अमेरिका अगर एक कुत्ता भी मारेगा तो मैं उसको भी शहीद कहूंगा। तो आई गेस ये जो बातें आप करते हो, ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए करते हो, इनका कोई ग्राउंड बेसिस नहीं होती। तो मेरा नहीं ख्याल इस चीज का सेक्युलरिज्म से कोई ताल्लुक होगा। तलाल, आपके रिलीजियस ग्रुप के बारे में काफी कुछ जानते हैं। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज
related to your taste as well. So क्या कहते हैं, एंटी वेस्ट सेंटीमेंट जो राइज किया जाता है रिलीजियस ग्रुप्स की जानिब से, क्यों किया जाता है? इससे क्या फायदा है उनको और क्या डैमेज है हमारी इस सोसाइटी को? जी, देखिए जैसे वेस्ट के अंदर एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट्स चलते हैं, वैसे पाकिस्तान के अंदर एंटी वेस्ट सेंटीमेंट्स भी हैं। रिलीजियस ग्रुप्स की उन्होंने बात की, जो राइट विंग पाकिस्तान का है, जो इस्लामिक विंग जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान का, वो एंटी वेस्ट है, बिल्कुल है, उसके ऊपर कोई बात नहीं है कि वो बिल्कुल है, क्योंकि मैंने तो वहां पे टीएलपी के प्रोटेस्ट के अंदर रिपोर्टिंग भी की थी, आपको शायद याद हो। मैं तो वहां पे मौजूद था, जो मैंने एग्रेशन उनकी आंखों में देखा था वेस्ट के लिए, वैसे एग्रेशन तो शायद मैंने किसी इंसान की आंखों में आज तक नहीं देखा था। और दूसरी बात ये कि वेस्ट के एंटी वेस्ट होना मजबूरी भी बनती थी उनकी, क्योंकि देखिए वेस्ट के अंदर हो क्या रहा था, वेस्ट के अंदर अगर हमने देखा इस्लामोफोबिया जिस तरह फैल रहा था, न्यूजीलैंड का वाकया आप देख लें, फ्रांस के अंदर जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए के ऊपर हाथी बनाए गए उसका वाकया देख लें, उसके बाद जो हमारे ऊपर यूरोपियन यूनियन की तरफ से प्रेशर है वो हमने देखा। उसके बाद भी अगर हम उम्मीद करें कि हमारे जो इस्लामिक विंग वाले लोग हैं वो कुछ चुप करके बैठे नहीं और वो एंटी वेस्ट सेंटीमेंट्स ना दिखाएं, तो फिर ज्यादती वाली बात है, फिर तो उनका भी राइट है। अगर वेस्ट ऐसे सेंटीमेंट्स दिखा सकता है जो इस्लामोफोबिक हैं, जो एंटी इस्लाम है, वैसे ही सेम राइट मुसलमानों के पास भी है कि वो एंटी वेस्ट हो। और ये जो है ये हाल ही मेरे ख्याल से इस्लामिक ग्रुप नहीं, जितने भी मुसलमान हैं वो सब के अंदर थोड़ा थोड़ा एंटी वेस्ट सेंटीमेंट है, क्योंकि वेस्ट के अंदर हो क्या रहा है अभी देखिए ना, वेस्ट के अंदर सारा तो एंटी इस्लाम नैरेटिव चल रहा है, वहां पे मुसलमानों को किस तरह ट्रीट किया जा रहा है वो सारा आपके सामने। न्यूजीलैंड जैसे मुल्क के अंदर आपने देखा हमला हुआ मस्जिद के अंदर, फ्रांस के अंदर जो हुआ, और उसके बाद जिस पिटाई से उन्होंने उसको कन्फ्रंट किया और उन्होंने कहा हम तो नहीं माजरत करेंगे जी, हम लोगों ने जो किया हमारा बंदा आपने मारा, वो वाली जो चीजें थी वो देख के तो फिर एक मुसलमान जो है वो एंटी वेस्ट जरूर होगा। और आगे भी अगर इसी तरह वेस्ट के अंदर चलता रहा एंटी इस्लाम चीजें, तो पाकिस्तान के अंदर वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के अंदर सारे ही एंटी वेस्ट हो जाएंगे। अमार, आपका क्या नजरिया इस बारे में, क्या एनालिसिस है इस क्वेश्चन के ऊपर? मैं तलाल की बात से कम्प्लीटली एग्री करूंगा कि सोन बहुत से लोग एंटी वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि जितने कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, जितना पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं, हम पूरी दुनिया के अंदर ये चीज देख रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर एक मुहिम चल रही है एंटी पाकिस्तान एंड एंटी मुस्लिम्स, जो एक पूरी मुहिम चली हुई है, उसको लेके तो एग्जैक्टली कोई भी मुस्लिम टारगेट होगा, मुसलमान सबके अंदर जिंदा, कोई मुसलमान टारगेट होगा वो एंटी वेस्ट प्रोपेगेंडा चलाएगा, वो देखेगा कि नहीं भी वो वेस्ट को बिल्कुल बुरा बुरा सब कहेगा। और देखें, हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, पाकिस्तान को, इंडिया को, पूरी दुनिया को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाने वाला कौन है? इट इज वेस्ट। मॉडर्नाइजेशन मेरी जो बात है, मतलब सेकुलरिज्म दिखाने वाला, बताने वाला, लिबरलिज्म बताने वाला, डेफिनेशंस जो हैं, इनकी जो थ्योरीज हैं, इन थ्योरी से मुताबिक करवाने वाला कौन है? वेस्ट। ठीक है। और जो हमारे जो इस्लामिक जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एंटी वेस्ट है, जो जिस तरह टीएलपी की बात कर रहे थे, तलाल की उन्होंने एग्रेशन देखा उनके नजरों में, तो जो लोग हैं वो कतई ये नहीं चाहेंगे कि मॉडर्नाइजेशन, सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म जो है वो प्रिवेल कर जाए हमारे स्टेट के अंदर और उनकी सुपीरियरिटी हो जाए, और उससे क्या हो जाए कि हमारा जो मौकफ था, उनका जो मौकफ इस्लामिक स्टेट का, असल में पता है बात क्या है? हमें इस बात को करने से पहले जानना चाहिए कि पूरी हिस्ट्री क्या है, उसको आगे चल के हम लाजमी डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से। आप लाजमी अगर आप उस सवाल से पूछिएगा, मैं लाजमी उसको डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने पहले कहा था मोर टू से अबाउट दैट। तो मैं तलाल की बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि एग्रेशन बनता है, हमारा एग्रेशन बनता है, पूरी दुनिया के अंदर हमारे खिलाफ बात की जाती है। अब फेलो इन जमाइका, हर नेम इज क्रिस्टियन मूर, और उससे मेरी बात हो रही थी, तो अभी जो रिसेंटली इशू हुआ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान पे, ठीक है जी, सोशल मीडिया का जमाना है और हमारे जो थॉट्स हैं इतने इतने एंटी वेस्ट क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो भी सेम कर रहे हैं हमारे बारे में। इंटरनेट क्या कर रहा है? सेम कर रहा है, हमारे माशरे को, हमारी सोसाइटी को, हमारे माइंडसेट को बिल्कुल डिग्रेड कर रहा है, उसकी बिल्कुल नेगेटिव इमेज दिखा रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट इमेज दिखा रहा है। ये चीज है। तो एंटी वेस्ट जो है वो किसी भी मुस्लिम का होना बिल्कुल बनता है, इट इज पॉसिबल एंड इट शुड प्रिवेल। इसकी हमें एबंडेंसी में नजर आएंगी, इसके जो है इसी माइंडसेट के लोग जो होंगे। ठीक है फहद, एक क्वेश्चन आज भी रेज किया जाता है, हम कुछ कंफ्यूज्ड देखे जाते हैं, बहुत से लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग के आज भी पाकिस्तान के 74 ईयर्स के बाद भी हमें एक चीज में बड़े कंफ्यूज पाए जाते हैं कि किस तरह की स्टेट हमें चाहिए थी और किस तरह की स्टेट आज बन चुकी है। आखिर ये चीज क्यों है? आप काफी सारे लोगों से वाकिफ होंगे, यकीनन मुलाकात भी होती होगी, इस तरह के क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ते होंगे। क्या आपका एनालिसिस है इस पे? अभी मैं थोड़ी देर पहले ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो वो ये थी, उसका जो मेन टॉपिक था वो ये था कि कॉन्ट्रडिक्शन इन द आइडियोलॉजी ऑफ कायदे आजम, कि कायदे आजम
परवेज भुट्टो का वो आर्टिकल था, तो उसके अंदर वो ये बता रहे थे कि कायदे आज़म शायद खुद भी बहुत कंफ्यूज थे कि उनको एक सेकुलर स्टेट चाहिए या उनको एक इस्लामिक स्टेट चाहिए। जैसे अमार ने पहले बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक